बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना जान से भी मार रहा है और आर्थिक कमर तोड़कर भी। कोरोना से एक बार की बच भी गए तो जनाब अस्पतालों के बिल और उन्हें भरने के लिए लिया जाने वाला कर्ज मार ही डालेगा। कोरोना काल में नौकरी तो बची नहीं, लेकिन इस पेट की भूख का क्या करे साहब। घर में सूने पड़े चूल्हे का क्या करे, बीमार माँ बाप की दवाइयों का क्या करे, मासूम बच्चों की फीस कहां से भरे। वो कहते हैं ना, मजबूरी क्या ना कराए। यही कमबख्त मजबूरी कर्ज भी दिलाए, जिससे बड़ी संख्या में परिवार कर्ज के बोझ तले दबते जा रही हैं। और इसकी तस्दीक कर रही है देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें खुलासा हुआ है कि कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, या यूं कहा जाए बहुत बुरा असर पड़ा है। इससे परिवारों पर कर्ज बढ़ रहा है। महामारी की दूसरी लहर की वजह से कर्ज का यह अनुपात चालू वित्त वर्ष में और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि ये रिपोर्ट डराती भी है और समझाती भी है कि वक्त रहते होश में आ जाओ, वरना संभल नहीं पाओगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कोरोना में कर्ज की मार, लोगों में मचा हाहाकार, किससे लगाए आखिर आम जनता मदद की गुहार। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन लोगों पर यह कर्ज का बोझ बढ़ता क्यों जा रहा है। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। लोगों पर क्यों बढ़ता जा रहा कर्ज का बोझ, कर्ज के बोझ से कैसे उभरे लोग, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं। और जिस तरह से इस तरह के कर्जदारों में इनके प्रतिशत में इजाफा देखने को मिल रहा है, उछाल कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्या बेरोजगारी बना रही है कर्जदार। कोरोना काल में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या खाए और कैसे कमाए, क्योंकि नौकरियां बची नहीं है, और अगर तनख्वाह भी है तो वो आधी कर दी गई है। कैसे में, ऐसे में लोग क्या खा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। कर्ज न ले तो फिर घर कैसे चलाए, ये भी अहम सवाल। और कर्ज तले दबने से लोग खुद को कैसे बचाए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जनतंत्र टीवी के न्यूज डायरेक्टर एसएन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। अभिषेक राजाराम अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। यतेंद्र खेमका अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत। और प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, ये भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अभिषेक राजाराम जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये जो रिपोर्ट सामने आई है एसबीआई की तरफ से, ये जो डरावनी आंकड़े सामने आए हैं, सर कैसे समझाएंगे और कैसे समझाएंगे इस मामले की, इन आंकड़ों की गंभीरता को। ये आंकड़े बहुत गंभीर हैं। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमने 5% जनता को दोनों वैक्सीन दी है और 21% जनता को एक वैक्सीन दी है, जबकि यूएस ने 47% दे दी, यूनाइटेड किंगडम ने 48% दे दी, इजराइल ने 59% दे दी। यानी हम कोरोना वैक्सीन देने में भी पीछे हैं, बट डंका जरूर हम ज्यादा बजाते हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो घर पे उधार है, प्रति घर पर उधार, वो 37.3% हो गया, जो कि एक साल पहले 32% था और कोरोना आने से पहले 28% था। यानी 28 से 37% तक हर घर पर उधार बढ़ चुका है टू द जीडीपी रेशियो। तीसरी चीज इन्होंने कही इस रिपोर्ट में कि जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, उसका जो मुनाफा जीडीपी का परसेंटेज था वो 10% से कम था 2019 में। फिर इन्होंने एक बेल आउट पैकेज दिया जिसकी वजह से 13.4% हो गया और आज सब्सटेंशियली 24% मुनाफा है, प्रॉफिट टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये जो अब आप देखिए, एक आम आदमी पर घर का कर्जा बढ़ रहा है और बड़ी कंपनियों को प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एसबीआई और आरबीआई से 1,75,000 करोड़ रुपए सरकार ने निकाले गुल्लक से,
तो 1,45,000 करोड़ रुपए उठाकर कॉर्पोरेट घरानों को दे दिए गए कि आपका टैक्स हम कम कर रहे हैं। इतना टैक्स कम कभी नहीं हुआ। एक कंपनी पर टैक्स 15% है और एक इंडिविजुअल पर 30% प्लस सरचार्ज। ये सरकार बिल्कुल उल्टा कर रही है। जो इसे करना चाहिए वो ये कर नहीं रही है। आम आदमी पिसता जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं है, उसे बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट तोड़ानी पड़ रही है, गोल्ड की सेल जो सेकंड हैंड ज्वेलरी की सेल है वो बढ़ती जा रही है। एक चीज और, इसमें एक बात और कही गई, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो सिर्फ 48% रह गई, यानी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो पहले थी उसका सिर्फ 48% रह गई। अगर 48% काम होगा तो जनाब 50% से ऊपर मजदूर तो बेरोजगार होगा ही होगा ना। उसको कौन जिम्मेदार है? इसका कौन जिम्मेदार है? चलिए ठीक है, यतेंद्र खेमका भी अर्थशास्त्री है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र जी, आप किस हद तक सहमत अभिषेक राजाराम जी की बात से? क्या आपको भी यही लगता है? आपके विचार कुछ और कहते हैं, और इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट तो अभी किन तथ्यों पे एक एप्रीहेंशन है ये रिपोर्ट, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पे है वो ये है सत्य कि पिछले वर्ष भी नवंबर तक 80 करोड़ पॉपुलेशन को हमने सपोर्ट दिया, अन्न दिया और आर्थिक मदद भी उनको पहुंचाई, और इस साल भी 80 करोड़ लोगों को हमने आर्थिक मदद पहुंचाई। कोई भी बहुत ज़्यादा आंकड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में और विजिबल आंकड़े एनालिसिस में ऐसा नहीं कहते कि इंडिविजुअल आदमी लोन ले रहा है। रादर कोई भी आंकड़ा आप देख लें जो प्रॉपर सोर्स से है, पिछले साल का भी मार्च तक का जो आंकड़ा है और करंट अभी तक का भी जो आंकड़ा है, कि लोगों की थोड़ी सेविंग डिपॉजिट के रूप में थोड़ी बढ़ी है, लोन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। लोगों की सेविंग बढ़ी है। हाँ, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर ना करें जिससे कि हम उसकी ईएमआई को फर्दर दे ना पाए। लोगों ने अपने खर्चे को रोका है। और ये भी सत्य है कि एफडीआई पिछले 1-1.5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है। इतनी एफडीआई कहीं भी किसी भी कंट्री में इस रफ्तार से नहीं आई, और इंडिया में बहुत पोटेंशियल है कि उस एफडीआई को कंज्यूम करके ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकें। और मेरा ये मानना है कि जो ये जीडीपी है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं करेगी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेगी, और बहुत तेजी से इसमें विस्तार होगा। जो लोग 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये तो अचीवेबल डाटा अपने आप ही है, एक जो नॉर्मल ग्रोथ रेट से ही अचीव हो जाएगा। मैं तो 7 या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करता हूँ। कोई भी अर्थशास्त्री आ जाए, नहीं तो वो देख लेगा। तो पिछले साल भी लोगों ने कहा, इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मेरी रिपोर्ट को किस ढंग से बनाई है, कौन सा डाटा उन्होंने लिया है, क्या वो कहना चाहते हैं, कोविड की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं या दूसरी लहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स की कमी हुई, कुछ लोगों ने भी बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर या पब्लिक बिहेवियर भी खराब रहा। तो मैं ये डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि 1 महीने का जो समय था, जो 20 समझ लीजिए या मिड अप्रैल से लेकर और मिड मई तक का जो समय था 1 महीने का, वो काफी हतोत्साहित करने वाला था। लेकिन उसके बाद से इतनी सब ओड होने के बाद, इतनी पॉलिटिक्स होने के बाद, पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स को छोड़ना होगा और लोगों को के सामने आना पड़ेगा। और मेरे को पूरा मानना है कि ये जो जनता है इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ अगर इंटीग्रेट काल में बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां गई, ठीक है, अब बेरोजगारी बढ़ी, तो जाहिर सी बात है उनके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है लोन लेने के अलावा, कर्ज लेने के अलावा? वो कर्ज चाहे वो बैंक से ले या अपने रिश्तेदारों से ले, लौटाना तो उसको पड़ेगा ना। ये इस इंडिया की ये ब्यूटी है कि 1-1.5 महीने में सबकी इतनी सेविंग होती है कि 1, 2 या 3 महीने में कोई भी कहीं भी अपनी सेविंग से उसको अपने घर के खर्चों को चला सकता है। राहुल जी, हाँ। और दूसरा कि हमारा जो पारिवारिक सिस्टम है अभी भी छोटी जगहों पे, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में थोड़ा न्यूक्लियर पे पहुंच गया है, लेकिन बड़े शहरों में जो हमारा जो सेल्फ इंश्योरेंस है, जो ये 3 पीढ़ी वाला सिस्टम है ना, इसमें बहुत ज्यादा भय नहीं रखता, आराम से आदमी बैठ के रोटी खा सकता है। कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कैटेगरी में आ पाएंगे और कितने बच जाएंगे? राहुल लाल जी, परिवारों पर बोझ कर्ज का क्यों बढ़ता जा रहा है आपके हिसाब से? क्या इस रिपोर्ट के हवाले से? तो एसबीआई का जो रिसर्च रिपोर्ट होता है वो काफी गंभीर किस्म का होता है, और एसबीआई देश की सबसे बड़ी एक तरह से वाणिज्यिक बैंक है, हम लोग जानते हैं ये चीज।
और इनके रिसर्च रिपोर्ट हमेशा से काफी गुणवत्तापूर्ण रहा है। इस चीज को हम लोग को मानना पड़ेगा, और वो रिसर्च रिपोर्ट जारी इसलिए करता है कि एक तरह से नीति निर्माता कहीं ना कहीं उसके ऊपर गंभीरता दें, और गंभीरता से नीति निर्माता इसके रिपोर्ट को हमेशा से पहले के रिकॉर्ड को देखकर वो देखते हुए भी रहे। तो वो आपको एक भविष्य का एक रूपरेखा का निर्माण करने के लिए एक स्रोत होता है वो। जी। और उसमें अगर हम लोग देखें, जो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पता नहीं किस समय का दिया गया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो ये सारी चीजें जो 37.3% का जो ये आंकड़ा दिया है कि कर्ज जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई है, ये बात हो रही है जब कोरोना का पिछले साल की बात हो रही है, यानी उन्होंने 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है उस समय के बारे में बात कही है। उस रिपोर्ट में ये भी चीज कहा गया है कि जो अभी कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, और जो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर में वो कर्ज जीडीपी अनुपात में और भी बड़ी वृद्धि हुई होगी, जो अब हम लोग को अगले साल दिखेगा। यानी 37.3% की तो जो चर्चा कर रहा है वो अतीत का चर्चा है, वो वर्तमान उससे ज्यादा काफी ज्यादा भयानक है। देखिए इसके 2-3 कारण है। लोगों के जो सेविंग्स कम हो रहे हैं, लोगों के सेविंग्स घटने की स्थिति आज से कोई नहीं शुरू हुई है। हम लोग अगर तुलना करें 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक से भी आप तुलना करेंगे, और उसके बाद सेविंग के रेट्स पहले से ही लोगों के गिर रहे थे। तो चूंकि देखिए कोरोना काल से पहले ही हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का दर एक तरह से जो है कि 45 वर्षों में सबसे हाईएस्ट पहले ही बना हुआ था, और अभी वो स्थिति काफी ज्यादा भयावह है इस समय। देखिए अभी खेमका जी के इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि चूंकि इस समय लोग एक तरह से लोग खर्च कम कर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक चीज है। लोग खर्च इसलिए कम कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं भी वो एक असुरक्षा के भाव में है। कल को क्या इमरजेंसी हो जाए, मान लीजिए अगर एक तो 2 तरह के लोग हैं, एक तो बेरोजगार हो चुके हैं, और जो दूसरे तरह के लोग जो रोजगार में हैं, उनको अपने रोजगार की कोई गारंटी सुनिश्चित नहीं है। वो आज रोजगार में, पता नहीं वो अगले महीने रोजगार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इस कारण से वो खर्च नहीं कर रहे हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है। इस समय जो सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है, वो समस्या ये है आपके पूरे अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, यानी जो कंज्यूमर का लास्ट कंज्यूमर है आपके पास, उसके पास पैसे नहीं है इस समय। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उस पैकेज में पहली बार ऐसा हुआ, वो ऐतिहासिक रूप से वो पैकेज इतना बड़ा पैकेज था कि उसमें 8.5 लाख करोड़ तो उसको भी जोड़ लिया गया जो आरबीआई के द्वारा जो लिक्विडिटी मार्केट में जारी किया जाना था। उसके अलावा अन्य उसमें लोन टाइप की जो चीजें थी उसको जोड़ा गया। अगर आप विशुद्ध रूप से देखेंगे, जितना बड़ा राशि था, अगर वो रियल में वो पैकेज उतना बड़ा होता, पैकेज का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं जो आपका बजट है, बजट के अतिरिक्त क्या एक तरह से अतिरिक्त राशि प्रदान कर रहे हैं। तो ना तो उसमें हम आरबीआई के रेपो रिवर्स रेपो को जोड़ सकते थे, ना दूसरे चीज को। खाली एक लाइन में बोल रहा हूं, ऐसे स्थिति में आपको जो निचला स्तर का जो उपभोक्ता था उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है। अब तो ऐसे स्थिति में समस्या आपकी गंभीर हो रही है। उल्टे आप क्या कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल जैसे चीज के ऊपर आप टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो लोगों के पॉकेट में पहले से पैसा नहीं है। महंगाई की मार, जो कि आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि खुदरा महंगाई दर कभी भी 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, आरबीआई खुद कह रही है, वो आपका 6%, 6.3% है। ठीक है, ऐसे क्यों होता जा रहा है? सरकार से लेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले हमारे थोक महंगाई दर 12.94% है, जो भी वो भी ऐतिहासिक है। ऐसी स्थिति को कंट्रोल सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, या फिर ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये जो आंकड़े सामने रखे गए हैं इस रिपोर्ट के जरिए, क्या अब भी आंखें नहीं खुलने वाली है? हमारे साथ और भी तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका मत मैं इस पर चाहूंगी। आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं और ये आंकड़े किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए शिल्पा जी, मैंने सबकी बात सुनी है। अभी मैं भी कुछ तथ्य रखता हूं और आंकड़ों के साथ ही मैं बात करता हूं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो रिपोर्ट आई है इसमें बहुत चीजें कही गई हैं, और हम लोग 1 या 2 आंकड़ों को पकड़ के बैठे हैं। हम हम टोटालिटी में नहीं देख रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारी जो सेविंग्स है, खास करके वो घटी है। बैंक के डिपॉजिट्स भी घटे हैं, कोई दो राय नहीं। इस पर क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पर। इसके अलावा कहा गया है कि जो हमारा जो हाउसिंग, जो हमारा लोन्स है, जो घरेलू पर्पज के लिए लिया गया है, वो रिटेल, क्रॉप, बिजनेस, बहुत तरीके के लोन जो लिए गए हैं, खास करके अलग अलग तरीके के बैंकों से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसमें जो है जो 2018 वित्तीय वर्ष में लगभग 23% था, फिर 31% हुआ, 20 में 32% हुआ, उसके बाद अभी 37% है, जो कि इस साल तक हो सकता है 40% हो जाए, मेरा अनुमान ऐसा है। देखिए, लेकिन ये 40% जो बढ़ा है, तो हमको और कंट्रीज से भी तो देखना पड़ेगा। अगर मैं कोरिया से बात करूं तो वहां पे तो 104% है, यूके में 90% है, यूएसए में 80% है, फ्रांस में 69% है, उसके अलावा चाइना में 62% है, हमारे यहाँ तो भी 37.5% है। तो इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिसर्च होते रहते हैं, और
अभी देखिए राहुल लाल जी बड़ी गजब की बात कर रहे थे, 35 लाख करोड़ का हमारा बजट है, तो क्या आप चाहते हैं अभी अगर आप देखिए तो लगभग 20 लाख करोड़ का, फिर 3 लाख करोड़ का, फिर 6.29 लाख करोड़ का सरकार ने जो है राहत दी है, तो लगभग 30 लाख करोड़ तो ऐसे हो जाता है। तो क्या आपको लगता है 35 लाख करोड़ का बजट है, 35 लाख करोड़ का और सरकार कर दे? आपके पास में आपको समझना चाहिए राहुल लाल जी। चलिए ठीक है राहुल जी, अब क्विक रिएक्शन के बाद हो रही थी इन्फ्लेशन की। देखिए इन्फ्लेशन, विवेक जी सबसे पहला तो जो 35-36 लाख का जो सरकार आंकड़ा गिना रही है वो केवल आंकड़े ही हैं। आप अगर इतने बड़ा राशि अगर दिया जाता है तभी हम लोग का अर्थव्यवस्था बिल्कुल बूम कर चुका होता। और जिन देशों से आप तुलना कर रहे हैं कि वहां पे जो है कि लोगों का जीडीपी कर्ज रेशियो अनुपात क्या है, तो आप थोड़ा कोरोना काल के पहले के भी आंकड़े लेके देख लीजिए। वो देश हैं जहां पे हमेशा कर्ज के आंकड़े ऊपर ही रहते हैं। तो आप कोरोना के पहले के, विवेक जी अगर पहले के भी आंकड़े देखिएगा तो वो आपको उसी रूप में मिलेंगे। जब भारत का जवाब तुलना कर रहे हैं तो वो स्थिति अलग है। तो इसलिए उन देशों से हम लोग भारत की तुलना नहीं कर सकते। 20 लाख करोड़ का आंकड़े में से आपको लग रहा है कि वो पूरा का पूरा आंकड़ा जो है कि वो 20 लाख करोड़ का वो फुल पैकेज था, वो कहीं से भी 20 लाख करोड़ का फुल पैकेज था ही नहीं। ठीक है, तो अभी भी सरकार ने और भी लोग लोन के हिसाब से घोषणाएं की हैं। हाँ ठीक है, विवेक जी जल्दी से जवाब, उसके बाद मुझे और भी लोगों को रियायत दिया गया था उनको ताकि लोन मिल सके। अच्छा चलिए ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार मौजूद है बने हुए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? परिवार जो कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि वो इस बोझ से कैसे उभरे। शिल्पा जी, एसबीआई का रिपोर्ट आया है, रिसर्च रिपोर्ट है, और रिसर्च रिपोर्ट बहुत सारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर ही उन्होंने रिपोर्ट दी होगी। और हम सबको पता है कि इस तरह के रिपोर्ट के मायने क्या हैं। यदि आर्थिक परिस्थितियां हमारी अच्छी होती तो ऐसे रिपोर्ट निश्चित तौर पे वो नहीं करते। जिस तरह की परिस्थिति पूरे आज देश में है, और मैं मानता हूं कि अभी से नहीं है, कोरोना पैंडेमिक आने से पहले भी बेरोजगारी की दर सबको पता है कि कैसे भारत में 45% तक के आंकड़े को पार कर गया था, और किस तरह लगातार जो है वर्क फोर्स जो एक सृजन किया जाता है, कार्य बल जो होना चाहिए देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या बाकी सेक्टर में, वो धीरे धीरे कम होते गया। मनरेगा में भी बहुत कम हो गया था। निश्चित बीच में जब हम इसमें पैंडेमिक के दौर में हम आए तो वो धीरे धीरे वो स्थिति और बदतर हो गई, बद से बदतर हो गई। पहले भी 4.1% की जीडीपी थी जो ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुकी थी। पैंडेमिक ने उसको और ज्यादा भयावह कर दिया। जहां तक बात लोगों के आय की बात है तो 3% लोगों की आय बढ़ी है, और उस 3% में मैं 3 बड़े बड़े बिजनेसमैन कहें या बड़े बड़े कैपिटलिस्ट घराने को कहें जिनकी आय सर्वाधिक बढ़ी है, पूरा देश देख रहा है, अडानी अंबानी और बाकी लोगों का। 97% जो आम जनमानस है उसकी आय श्रिंक की है, कम हुई है। और सरकारी क्षेत्र में भी जो लोग काम करते हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग केंद्रीय स्तर पर जो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, उनकी भी सरकार को कहीं ना कहीं इस कारण से सैलरी को जो डिडक्ट करना पड़ा या बाकी चीज़ों को डिडक्ट करना पड़ा, चाहे डीए है या बाकी चीज़ें हैं। प्राइवेट सेक्टर की हाल तो बद से बदतर है। सबको पता है कि कैसे बेरोजगारी का आलम है। लगभग 13-14 करोड़ लोग तो इन 2 सालों के अंदर में बेरोजगार हो गए, और जिन लोग रोजगार में भी हैं उनकी भी सैलरी को कहीं ना कहीं कट कर दिया गया, जिसके कारण उनके घर परिवार में बाकी चीजें तो उनकी कम नहीं हुई, जो खर्च के आयाम थे वो रहे उसी तरह। बच्चों की पढ़ाई हो, किराए का मामला हो, इधर दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल का मार हो गया उन पर, और दूसरी तरफ उनका सैलरी कम हो गया। तो बड़ी मैंने दोहरा मार पड़ा है इस अभी वर्तमान में। अभी भी आशा है कि सरकार कम से कम जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के द्वारा कुछ करती, जो आशा थी। ठीक है कि उन्होंने स्टिमुलेशन पैकेज दिया है, 20,000 लाख करोड़ का पहले भी दिया, उसके बाद अभी भी 6.5 लाख करोड़ का उनके वित्त मंत्री ने अभी घोषणा की है। लेकिन ये जो है एक तरह से लोन मंत्री का घोषणा है, लोन देने का घोषणा हुआ। आम जनमानस को, हमारे आपके पॉकेट में, किसी गरीब के पॉकेट में 20 रुपया नहीं गया, जिसका नतीजा है कि आज वो त्राहिमाम की स्थिति में है। और सबसे जो दुखद जो मैटर है इसमें, भविष्य को लेकर के लोग बहुत ही असमंजस की स्थिति में है कि आगे क्या होगा। उनको कुछ यदि थोड़े बहुत सेविंग है तो सेविंग भी वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को ईमानदारी से एक एक्सपर्ट ग्रुप के साथ बैठ करके इस पर कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। अदरवाइज ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही घातक होगा, जो देश और आम जनमानस के लिए होगा। एसएन द्विवेदी जी, अब आपके पास आते हुए,
लाखों करोड़ों के पैकेजेस की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपके पास भी आऊंगे सर, एक एक करके तमाम मेहमान जो जुड़े हुए एक एक करके मैं उनका पहले ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। द्विवेदी जी, लाखों करोड़ों के पैकेजेस का अनाउंसमेंट तो कर दी जाती है, लेकिन जैसा कि सवाल यहाँ पर डॉक्टर अजय उपाध्याय ने भी खड़ा किया कि आम जनता की जेब में कुछ नहीं जा पाता है, वो आम जनता वो जो सबसे ज्यादा महंगाई की मार की वजह से, बेरोजगारी की मार की वजह से त्रस्त दिखाई देती है, बेहाल दिखाई देती है। सिर्फ आंकड़ों के अंदर फंस के लोग रह जाते हैं, जेब में कुछ नहीं आता। शिल्पा, देखिए, बिल्कुल मैंने एसबीआई की रिपोर्ट भी पढ़ी और अपने अर्थशास्त्री मित्र हैं, मैंने उनको भी बहुत ज़्यादा सुना यहाँ पे। देखिए, बहुत अगर कोई एक शब्द में कहना हो इस पूरी डिबेट के बारे में, तो जो सरकार हो चाहे एसबीआई हो, ये कहना चाहती है ऋणम लित्वा घृतम पिबेत, मतलब ऋण लीजिए और घी पीजिए। सरकार की साफ साफ ये मनसा है कि आप अपना उधार लेते रहिए और घी पीते रहिए, जबकि हकीकत में ये हकीकत बिल्कुल जो भी लाल साहब से थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, लाल साहब ने कहा भी है, देखिए एंड यूजर को आपको मजबूत करना पड़ेगा, जो आपका उपभोक्ता है। देखिए, डिमांड और सप्लाई दो चीजें हैं। आप ठीक है, जब तक मार्केट डिमांड नहीं बढ़ेगी, आप सप्लाई बढ़ा के आप क्या कर लेंगे? जो जब तक आप डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड बढ़ाने का बहुत तरीका है। जब तक एंड यूजर के हाथ में आप पैसे नहीं देंगे, जब तक एंड यूजर के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं होंगे, तब तक आपकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो अर्थव्यवस्था सुधारने का बहुत सीधा तरीका होता है, डिमांड सप्लाई को आप मेंटेन रखिए। जबकि यहाँ पे उस तरह का नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सप्लाई चेन है उसको तो सरकार तमाम रियायतें देती जा रही है, जबकि जो डिमांड वाला क्षेत्र है उसको सरकार को रियायतें दे नहीं रही है। जब डिमांड वाले क्षेत्र को कोई रियायत नहीं मिलेगी तो आदमी खरीदेगा कहाँ से? फिर अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? देखिए, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री मित्र हैं, मेरे ख्याल से मेरी बात से सहमत होंगे काफी हद तक वो लोग भी। ठीक है, राहुल त्रिवेदी जी, अब आपके पास आते हुए, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, जवाब दीजिए, अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेंगे? परिवार जो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, उन्हें कैसे उबारेंगे? क्या प्लान है आपके पास? कैसे आश्वस्त करेंगे सर? कैसे इन लोगों को बचाएंगे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 1.5 साल में जो चैलेंजेस आए हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं आया है, पूरी दुनिया में वो चैलेंज आए हैं। उसका एक हिस्सा हिंदुस्तान भी है, और जो भी चीजें हुई। लेकिन आप ये भी देखें कि उसमें जब से चैलेंजेस आए तब से सरकार की तरफ से किसके लिए क्या प्रयास किए गए। जैसा कि हमारे एक मित्र अभी बता रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक पार्ट बताया कि 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न जो था वो पिछले नवंबर तक दिया गया, और अभी भी नवंबर तक देने की घोषणा की गई। इसके अलावा जितने भी किसान भाई हैं, लगभग 12 से 14 करोड़ जनसंख्या किसानों की है, उन लोगों को जो मोर देन 50% सब्सिडी उनके खाते पर दिया गया, जबकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सभी गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा गया। उसके अलावा आप देखें कि भारत रोजगार योजना जो शुरू करी गई, भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें लोगों को रोजगार देने के लिए, और उससे बढ़ाकर इसे जून तक का, 30 जून तक का जिसका टाइम था, उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई। अभी कैबिनेट ने उसको पास किया है। तो मेरा ये कहना, और उसमें मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि उसमें अभी तक लगभग जो करीब 20-22 लाख लोगों को जो फायदा मिला है, और उस लगभग 72 लाख लोगों की, मतलब ये टारगेट है कि अगले मार्च तक, जो 2022 तक 72 लाख लोगों तक कहीं न कहीं रोजगार के सृजन किया जाए, रोजगार उनको दिया जाए, और इतने लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका हो। जो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अभी दिया गया है, स्थिति आज की तारीख में क्या है ये भी तो आपको याद होगा। देखिए, और अगर सोचिए पिछले साल के आंकड़े जो इस समय आज हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, इस साल के जो असल हालात है वो अगले साल सामने आएंगे, इसलिए सर गौर करने की आवश्यकता है ना। हाँ बोलिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरी और 2 करोड़ रोजगार में भी अंतर समझिए। नौकरी और रोजगार में अंतर है। रोजगार पैसे जो आते हैं, जो आदमी का जो इनकम होता है वो सिर्फ नौकरी से नहीं होता है, वो रोजगार से भी होता है। और आत्मनिर्भर बनाने का जो एक संकल्पना है, जो संकल्प है, 135 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। हाँ। ये बात आप समझिए, 135 करोड़ की जनसंख्या में जब तक हम लोगों को स्किल नहीं करेंगे, लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, हम उस चैलेंज को सहते रहेंगे। सर, बहुत लोग प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। राहुल त्रिवेदी जी, आपकी इस बात पर जरा एक बार जवाब ले लेते हैं। राहुल जी जल्दी से। आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। अभिषेक जी, आपने कोरोना के काल का वर्णन किया है ना। देखिए, मैं इसी सरकार में मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार बोलता भी हूँ, जल्दी से राहुल जी, कि 2016-17 के फर्स्ट तिमाही में आपका ग्रोथ रेट 9.2% था। वहां से आप गिरते हुए 4% पे आप आ चुके। तो अगर आप तिमाही क्वार्टर के हिसाब से देखें 3% पे आप आ चुके थे। तो कोरोना के पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था की हालत गड़बड़ हालत में थी। सबसे पहला चीज, कोरोना के बाद तो और बिगड़ गई।
दूसरी चीज की आपने अभी भी जो आप कह रहे हैं कि रोजगार, चलिए आप रोजगार नौकरी कुछ भी कह लीजिए, इस साल अगर आप हम लोग देखते हैं कि IMEI के आंकड़े देखते हैं, जनवरी से लेकर अब तक ही कम से कम 2 करोड़ 56 लाख लोग बेरोजगार हुए। तो आपका बेरोजगारों का लिस्ट काफी बड़ा है सर। जल्दी से खेमका जी, देखिए इस देश में ना 1 करोड़ लोग तो गवर्नमेंट सर्विसेज में है और इतनी ही संख्या पेंशनर्स की है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और इससे ज्यादा कहीं संख्या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हाँ। वो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और मुझे नहीं लगता, अगर मैं अपने आसपास अगर नजर डुलाता हूं कि मेरे पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा था, चाहे पार्ट टाइम काम कर रहा था या फुल टाइम काम कर रहा था, मैंने किसी को भी हटाया है। मेरे प्रेस वाला कहीं गया है, मेरा दूध वाला कहीं गया है, मेरे भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से सर, एक लाइन में। देखिए 45 साल का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, उसमें जो टीडीएस के रेट कम करे गए, इनकम टैक्स के रेट कम नहीं करे, टीडीएस के रेट कम करे गए, वो भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जोड़ दिया था। जो रिफंड आना था आदमी का 4 साल से रुका हुआ था, वो भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में था। और आज की डेट में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, तनख्वाहें कम हो गई, इतना महंगा खाने का तेल है, एडिबल ऑयल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल प्राइस इतना महंगा कर दिया, फूड इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि वो खाना ही नहीं खा सकता, इसीलिए तो वो कर्जा ले रहा है, लेकिन इस पर कुछ नहीं। और चलिए जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक कोई पैकेज लौटूंगी आप सभी के पास, आप सभी मेरे साथ बने रहे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि आम जनता कर्ज ना ले तो अपना काम कैसे चलाए, अपना घर कैसे चलाए, और कर्ज ले तो उसको आखिर वापस कैसे चुकाए, क्योंकि नौकरियां तो उनके पास रही नहीं है। ऐसे में जनता करे तो क्या करे, किससे अपनी गुहार लगाए? इसी सवाल के साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है SBI की जो एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि परिवार बड़ी संख्या में कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं और इसमें अभी और उछाल आने की संभावना उन्होंने जताई है। ऐसे में क्या ये एक अलार्मिंग बेल है? बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा लोगों पर ये कर्ज का बोझ बढ़ता क्यों जा रहा है, इसके पीछे के कारणों पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कर्ज के बोझ से उभरे कैसे लोग, इस पर हम बात कर रहे हैं। क्या बेरोजगारी कर्जदार बना ली है? कोरोना काल में क्या खाए, कैसे कमाए, कर्ज ना ले तो घर कैसे चलाए? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए राहुल त्रिवेदी जी, आप ही के पास आऊंगी। तमाम सवाल, तमाम आशंकाएं आपने सुनी। आपके पास क्या रोड मैप है देश की अर्थव्यवस्था के लिए? परिवार जो कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए हैं उन लोगों को राहत देने के लिए, क्योंकि जब परिवार या परिवार का मुखिया कर्ज नहीं लौटा पाता तो सर पंखे पर लटक जाता है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को? उम्मीद भरी नजरों से इस समय पूरा देश आपको देख रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो सरकारी नौकरी की जो स्थिति है, सैलरी किसी की नहीं कटी है। डीडीए जो रोका गया वो भी कुछ दिनों के लिए रोका गया था, उसके अनाउंसमेंट सरकार ने कर दिए कि वो डीडीए उनका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो पहले क्लियर कर दीजिए कि सरकारी नौकरी करने वाले किसी भी लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह से सरकार ने कोई ज्यादती की है, पहली चीज। अब रही बात निजी क्षेत्र में भी अधिकांश लोगों की नौकरियां बची हुई है, जिनकी गई है, नो डाउट पिछले वेव में ज्यादा गई थी, इस बार इतना ज्यादा नहीं गई है। अब आ गई बात जो स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं। कभी भी कोई बिजनेस, चाहे वो 2 रुपए का बिजनेस हो या 2 करोड़ का बिजनेस हो या 100 करोड़ का बिजनेस हो, बिना लोन लिए, बिना कर्ज लिए बिजनेस नहीं चलता है। और उसके लिए सरकार ने पूरी तरह से, चाहे वो पिछला पैकेज आप देख लें, चाहे इस बार की क्रेडिट गारंटी योजना दे दे। और मैं एक प्रवक्ता के नाते बोल रहा हूं, आप किसी भी एक एक्सपर्ट और किसी अर्थशास्त्री का, जैसे ही सरकार ने अभी जो 6.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी, उसके अगले दिन सारे एक्सपर्ट के स्टेटमेंट्स थे कि ये सबसे बड़ा बूस्टर साबित होने वाला है और आने वाले समय भारतीय इकोनॉमी को, आप एक चीज अगर आंकड़ों की बात करें, एक तरफ हमारा जो कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की आज भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। अगर पीपीपी प्रोग्राम पे देखें तो 3rd अर्थव्यवस्था बनी हुई है। सेंसेक्स जो है 52,000 से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ मजबूती है, लोगों का विश्वास है, निवेशकों का विश्वास है, तभी तो वो सेंसेक्स हमारा 52,000 पे है। लोग तो नहीं निकाल के पैसे चले जा रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी, देखिए
कहने के लिए, उसके बारे में शिकायत करने के लिए बहुत। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आधारभूत चीजें हैं अर्थव्यवस्था के, चाहे वो रोडवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गरीबों को खाने का 80 करोड़ किसानों को 80 करोड़ लोगों को खाने का पैसा देना हो, किसानों के खाते में पैसा देना हो, किसानों को सब्सिडी यूरिया पर देना हो, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी सर। रोजगार योजना देना हो। ठीक है सर, रिएक्शंस आ रहे हैं सामने एक करके। डॉक्टर अजय उपाध्याय सबसे पहले आपके पास आते हैं, उसके बाद खेमकाजी, नियत से उसके बाद राहुल, आगे मजबूती मिलने वाली है। ठीक है, सुन लेते हैं सर आपके इन दावों पर, इस पूरी लिस्ट पर डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या कहेंगे? देखिए, दावे तो सरकार लगातार करती रहती है, लेकिन आप सबको पता है कि किस तरह बांग्लादेश और नेपाल से भी हमारी प्रति व्यक्ति आय इस दौरान कम हो गई। अपने आप में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, और सच्चाई को यही व्यक्त कर रहा है पूरे देश में। जहां तक बात है, लोग अपनी महिलाएं जो है मंगल सूत्र को भी कहीं ना कहीं बंधक गिरवी रखने के लिए मजबूर हो गए इस देश में। इससे बड़ा दुखद और दर्दनाक क्या होगा। और आत्महत्या की भी बात आपने की है, बहुत सारे लोग जो कर्ज के तले डूब गए हैं और उनमें कोई रास्ता आगे नहीं दिखता, अंधकार दिखता है, वो बेचारे मजबूरी में या तो मौत को अपना रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और पुनः मैं कहूंगा कि ऐसी कोई भी घटना लोग न करें। लेकिन चिंताजनक इसलिए है कि जो लोगों ने घर लोन पर लिया ईएमआई पर, किसी ने गाड़ी ईएमआई पे लोन पे ली, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पास, लोअर मिडिल क्लास के पास अब कोई रास्ता नहीं बच गया है। सरकार जितने शब्द जाल दिखाए, भाजपा के प्रवक्ता जितनी लंबी लंबी बातें करें, ठीक है, उनका काम है करना, क्योंकि सरकार में है और वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए सारी बातें करेंगे। आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा इस आज के इस कार्यक्रम के लिए। आपने एक जन मुद्दों से, जन सवालों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपने उठाया है, जन सरोकारों को आपने आम लोगों के बीच ले जाने का प्रयास किया है, और इसके सही नतीजे आने चाहिए। ये बात और सिर्फ कहावतें नहीं हो। सरकार को ईमानदारी से रोड मैप आपने पूछा था, रोड मैप न राहुल जी के पास है न सरकार के पास है। अभी भी इकोनॉमिस्ट की सलाह नहीं लेते, ब्यूरोक्रेट की सलाह लेते हैं। इकोनॉमिस्ट एक से एक विशेषज्ञ लोग हैं जो उनकी सलाह ली जाए तो देश का जो है कायाकल्प अभी भी हो सकता है, और भारी त्रासदी जो देश में है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन वो त्रासदी से सरकार बचना नहीं चाहती। सरकार अहंकार में डूबी हुई है और अहंकार में लोगों की जान ले रही है। ठीक है, राहुल जी से लेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले खेमका जी। देखिए, क्या है कि पिछले 1.5 साल के अंदर कम से कम जो लोन का रेट है, वो इंटरेस्ट रेट ओवर अक्रॉस कंट्री में 2% डाउन हुआ है, 2 से 3% रादर डाउन हुआ है। और उससे क्या हुआ है कि चाहे कार का लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे और दूसरी कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए लोन्स हो, वो आम कंज्यूमर को सस्ते रेट में मिलने, जो चीज में 10 लाख रुपए की अफोर्ड कर सकता था उसमें मैं 12 लाख की अफोर्ड करता था। आप इस पर्सपेक्टिव से इस रिपोर्ट को देखना चाहिए हमारे को। लोग पता नहीं कैसे कैसे हर एक चीज में नेगेटिव कहां से ढूंढ के लाते हैं, मेरे को नहीं मालूम है। लोग ये नहीं समझ रहे कि हमने 3% रेट कम किया है, उससे क्या हुआ है कि लोन का जो ऑफटेक है बढ़ा है, और उस लोन के ऑफटेक से कंज्यूमर आइटम बढ़ेगी तो डिमांड अपने आप नहीं बढ़ेगी। तो ये पूरी की पूरी चेन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री जब पेंडेमिक होता है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ठीक है, प्रोफेसर विवेक कह रहे हैं, इस बात का वो जवाब देना चाह रहे हैं प्रोफेसर विवेक, जल्दी से, उसके बाद राहुल जी। प्रोफेसर विवेक बोलिए। देखिए, खेमका जी ने 2 बात कही, मैं उनके दोनों बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने कहा कि जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है बन सकती है। देखिए, बिल्कुल नहीं बन सकती है। 5 साल और आपको आगे जाना पड़ेगा। आप तथ्य पे बात करिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। कम से कम 2023 लग जाएगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में समय लगेगा। दूसरी बात, अभी कहा गया सरकारी नौकरी के बारे में, कितने % सरकारी नौकरियां हैं, और अभी बोला गया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी उठाया गया खेमका जी के द्वारा कि लोन के बारे में, तो सरकार लोन दे रहे, लेकिन लोन लोग लेंगे क्यों? लोन क्यों लेंगे? लोन लेने के बाद उनको रीपेमेंट तो करना है। सरकार की आर्थिक नीतियां बिल्कुल ठीक नहीं है, वो किसी सलाह भी नहीं ले रही है। लोन लोग लेना नहीं चाहते और सरकार लोन दे भी नहीं पा रही, कोई बैंक भी नहीं लोन दे पा रहा है क्योंकि लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। आखिर आपको परसेंटेज जो है इंटरेस्ट रेट का कम करके आप लोन नहीं दे सकते, उनको रीपेमेंट करना है, और इस प्रॉब्लम में वो कैसे रीपेमेंट करेंगे? सरकार को चाहिए कि 4 से 5 साल जो उनको रीपेमेंट की अवधि है उनको छोड़ दे। आपकी बात आ गई है। अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे जल्दी से, उसके बाद राहुल जी। अभिषेक जी जल्दी से। देखिए, लोन की बात यह है कि जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज था, उसमें जो लोन सितंबर तक जाना था, फिर उसकी डेट दिसंबर, मार्च, फिर जून तक बढ़ाई गई।
जून तक भी जब लोगों ने लोन नहीं लिया, तो अब हाउसिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, किसी ना किसी तरह लोन बांटने की कोशिश हो रही है। और कोई आदमी लोन सस्ता है तो क्यों लेगा? उसको कोई व्यापार में यूज करना है तभी तो लोन लेगा। दूसरा, इस रिपोर्ट में खास बात है कि पहली बार कोरोना की डेथ को जीडीपी से लिंक करा गया है, स्टेट की जीडीपी से लिंक करा गया। हम ये बात भूल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन स्टेट्स में जीडीपी ज्यादा है उन स्टेट्स में डेथ ज्यादा हुई है, जैसे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्टेट्स में जीडीपी नहीं है वहां डेथ कम हुई है, जैसे बिहार, यूपी, असम। तो आप ये बताइए, अगर इन स्टेट्स में जीडीपी कम है तो इन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, तो वहां की जीडीपी बढ़ क्यों नहीं रही? बिहार में तो काफी साल से इनकी सपोर्ट से सरकार चल रही है, यूपी में भी इन्हीं की सरकार है, तो यहाँ की जीडीपी बढ़ी क्यों नहीं? राहुल जी, बेहद गंभीर सवाल है। जो बार बार एक बात कही जा रही है, जल्दी से बार बार एक बात कही जा रही है, वो ये कही जा रही है किन स्टेट्स ने, इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैक्सीनेशन ही एक इलाज है। किन स्टेट्स ने वैक्सीनेशन पर काम करा? 5 स्टेट्स बताई गई हैं, राजस्थान, दिल्ली, केरला, हिमाचल और उत्तराखंड। इन 5 में से 3 सरकारें बीजेपी की नहीं है सिर्फ। और किसी स्टेट में काम नहीं हुआ जहां पर वैक्सीनेशन कम है, उसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार। यही तो विडंबना की बात है ना सर, बीजेपी कांग्रेस आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लग जाती है, लेकिन जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं फिर पीछे छूट जाती है। उनके बारे में भी तो ख्याल होना चाहिए। चलिए राहुल लाल जी, आपका रिएक्शन जल्दी से। 1 सेकंड में जल्दी से मैं कह दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा था कि कर्ज के रेशियो को कम कर दिया गया। देखिए, सबों ने बोला कि कर्ज के रेशियो को कर देने के बावजूद भी लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका वर्तमान व्यापारी जब नहीं चल रहा है तो वो कर्ज क्यों लेंगे। उसका उल्टा नुकसान क्या हुआ है कि जिन लोगों ने अपने सेविंग्स बैंक में रखे थे, जो बैंक में सेविंग्स रख के जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह या दूसरे और लोग थे, सरकार के तमाम महत्वाकांक्षी बचत योजनाओं के भी जो है कि चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना या दूसरी अन्य योजनाओं, सबों के इंटरेस्ट रेट घटा दिए। तो उल्टे अब उससे लोगों को पहला उससे नुकसान ही हो रहा है। आप इंटरेस्ट रेट जो जमा कर रहे थे लोग, उसको नुकसान हो गया, लोन लेने वाला तो लोन लिया नहीं। दूसरी चीज की अभी भी देखिए, सारे मामले का जड़ उसी जगह पे है। सरकार को हमेशा समझना पड़ेगा कि आपको डिमांड साइज पे ही आपको जोर देना होगा। आपने अब तक सप्लाई साइज पे जोर दिया, तमाम छूट जो है कारपोरेट को दिया, तो आप इसका जो सबसे बड़ी विसंगति आई, आपने कारपोरेट टैक्स कम कर दिया। पहली बार 1991 में जब आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, उस समय से सरकार ने नीति बनाई जिसको तमाम सरकारों ने माना। भारत सरकार की भी नीति है कि हमारे एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स कम होने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होने चाहिए हमारे। आज के डेट में स्थिति क्या है? डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हमारे जीडीपी का 5.4% है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स ही 5.4% है, जबकि डायरेक्ट टैक्स 4.7% है। ये हम लोगों को, मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं कि 1991 से जब इसको शुरू किया गया था तो भारत सरकार को ये लक्ष्य प्राप्त करने में 2008 लग गए थे। तमाम सरकारें आई गई, आपने उस लक्ष्य को भी, आप डीजल पेट्रोल पे लगातार टैक्स बढ़ा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पे निर्भरता बढ़ाने का इतना घातक मतलब है कि एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो आदमी है वो भी सामान खरीद रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स का बोझ पड़ रहा है। तो आप कहां लेके जा रहे हैं? महंगाई का बोझ अलग है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक आम नागरिक, एक आम जनता किस किस चीज का बोझ सहे? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, बहुत जरूरी, जैसे लाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाली जो बात की, वाकई ये समझने वाली चीज़ है। और आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि आखिर उसके ऊपर टैक्स का बोझ इतना क्यों है या महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। देखिए, आंकड़ों के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आंकड़ों से अगर इतर हम बात करना चाहें, और बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार मैं जरूर कहूंगा, देखिए ब्रेक में भी हमारी बात भी हो रही थी कि अगर आपको वाकई में देश की अर्थव्यवस्था को समझना है तो एसी कमरों से बाहर निकल के जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा। आपको उसकी हालत देखनी पड़ेगी, क्या वाकई में आपने जो उसको बेनिफिट्स दिए हैं उसका फायदा उसको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। देखिए, बहुत सरकार ने पहले दौर में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए गए 500 रुपये हर महीने जो जनधन खाते में दिए गए, आखिर उसका मकसद क्या था? देखिए, बहुत वाजिब क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 500 रुपए से किस परिवार का भला होता है? ये चीज समझना बड़ा जरूरी है, जबकि सरकार के ऊपर यही 500 रुपए करके 10,000 करोड़ से ज्यादा का बोझा पड़ा था। राहुल त्रिवेदी, देखिए, इन्होंने सिर्फ 500 रुपए की बात कर दी। 500 के साथ साथ प्रति व्यक्ति 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है, वो भी नवंबर तक दिया जा रहा है, उसकी बात इन्होंने नहीं की। ये तो जो मुफ्त का अनाज प्रति व्यक्ति 5 केजी और 1 केजी दाल, पहली इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? उसका पेट, उसकी भूख।
अगर उसके लिए सरकार आपको सिक्योर कर दे, किसी को सिक्योर कर दे, मोर देन 50% जो संख्या 80 करोड़ जो संख्या को सिक्योर कर दे कि आपको भूख से नहीं मरने देंगे हम, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। त्रिवेदी जी, नहीं, देखिए भाई 2013 का खाद्य सुरक्षा कानून आपको बाधी करता है इस चीज के लिए, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप समझिए ना, तो सरकार ने दिया ना, नहीं तो दिया तो ये तो आपकी ड्यूटी है ना, ये तो आपको देना ही होगा। आपको लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दीजिएगा, आप इसको अपने उपलब्धि में नहीं गिना सकते कि हम लगातार दे रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपने पूरे पास में ये बात क्यों नहीं माना आपने कि 80 करोड़ जनसंख्या को दिया गया? दिया गया तो ये एहसान नहीं है ना, ये खाद्य सुरक्षा कानून 2013 है, वो उसकी बाध्यता है आपकी, है आपकी बाध्यता है। एक तरह से बताइए आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार की बात करता है। क्या जीवन का अधिकार देना भी कोई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन है? उससे कोई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा? वो तो लोगों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। एक एक करके अपनी जिम्मेदारी को निभा, प्रोफेसर विवेक, अगर यही चीजें, प्रोफेसर विवेक क्या कहना चाह रहे थे? उसके बाद अभिषेक जी आपके पास भी आ रही है। अभिषेक जी हाथ खड़े कर रहे हैं, आपकी भी एक एक करके, पहले विवेक जी फिर अभिषेक जी, उसके बाद दिया जा रहा था। हाँ बोलिए विवेक जी, आप हाथ खड़ा दिया जा रहा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए राहुल लाल जी, आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में कैसे कितने करोड़ लोग हैं जो कि टैक्स देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कंपनियों के ऊपर और जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स के ऊपर खास करके इतना टैक्स बढ़ा दिया जाए कि वो सबके सब बेचारे जो है परेशान हो जाए? वो दे ही ना पाए। आपको ये लग रहा है अरे भाई टैक्स का विवेक जी, टैक्स का एक नियम होता है, आपके आय के आधार पर टैक्स लगना चाहिए। बिना आय के आधार पे आप किसी पे भी टैक्स लगा रहे हैं। और आप थोड़ा भारत सरकार के डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, वर्तमान भारत सरकार भी मानती है कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्स ही ज्यादा होना चाहिए। ये मेरी नीति नहीं है, वर्तमान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के फाइल को देखिए, उसमें सरकार इसको घोषित नहीं बता रही है। आपको हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स को आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, अभिषेक जी की भी सुन लेते हैं। अभिषेक राजाराम कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। अर्थशास्त्री हैं, महत्वपूर्ण बात कहेंगे। टैक्स बहुत ज्यादा है और मेरे को दो बातें कहनी। हाँ बोलिए, मेरे को प्रोफेसर विवेक जी सुन लेते हैं एक बार। मेरे को प्रोफेसर साहब, मेरे को दो बात कहनी। पहली चीज जो ये बात होती है टैक्स की, जो टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ है वो मिडिल क्लास के ऊपर है। मिडिल क्लास से टैक्स लिया जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास पे करता है। लेकिन समस्या क्या है कि जब बेनिफिट देने की बात आती है तो गरीबों को दे दी जाती है, जिससे मिडिल क्लास थका महसूस करता है। गरीब को 500 रुपए भी दे दिए, गरीब को मुफ्त में अनाज भी दे दिया, मिडिल क्लास को क्या मिला? उस पर टैक्स का बर्डन सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज, ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं करा। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया कि एक सैलरीड आदमी पर 30% टैक्स का रेट हो, पार्टनरशिप पर 30% का टैक्स रेट हो, और जो कंपनियां हैं उन पर 15% का टैक्स रेट हो। ये किस जमाने में आ गए हम, और किस तरह का सरचार्ज लगा दिया इंडिविजुअल पर 50 लाख लोगों। ये क्या तरीका है, क्या नीति है? अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, वो भी अर्थशास्त्री है सर। देखिए, इस देश में 5 लाख तक की जिसकी आमदनी है उसको तो बिना कुछ करे, और जिसकी सैलरी 5.5 लाख रुपए तक है सालाना, उसको तो बिना कुछ करे, बिना सेविंग करे कोई टैक्स नहीं लगता इस देश में। और जिसकी पीएफ और कट जाता है और 1.5 लाख की सेविंग तक हो जाती है तो 7 लाख तक शून्य टैक्स है इस देश में। भाई कहाँ और कितना टैक्स चाहिए? कितनी है हाउस होल्ड की इनकम? 50,000, 60,000, 70,000 से पर मंथ से ज्यादा है। और वो एक आदमी की बात कर रहे हैं टैक्स की है, 2 आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। आप इसका क्या किया जाए? रिक्शा वाले के ऊपर आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दीजिएगा, आप नमक पे नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कोई जो मेन उसकी कंजम्पशन की आइटम है उस पे कोई टैक्स नहीं। आप डीजल पे दाम बढ़ाएंगे तो महंगाई अरे डीजल स्टेट सब्जेक्ट भी है, आप समझिए, कोई स्टेट नहीं कर रहा है। ये तो इसलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ, चाहे वो स्टेट सरकार है या फिर इंटरनेशनल इशू है। हमारे को देखिए, हमारे को एक बड़े समझदार लोग हम सब बैठे हैं, हमारे को ये चर्चा करनी चाहिए कि क्या क्या खराबी तो बहुत हो रही है, दिक्कतें तो बहुत है। पिछले साल हमारा इंटरनेशनल प्राइस माइनस में गया था, क्या भारतीय उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिला?
आप जब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर है तो फिर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है राहुल जी, आऊंगे आपके पास भी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, कोई बॉन्ड ठीक है, खेमका जी सुन लेते हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं, सुन लेते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय बोलिए। ठीक है, एक सर समय की कमी है, समय की कमी है, किसी फाइनल निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इस चर्चा का कुछ आप लोग के बीच में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। खेमका अरे 2 मिनट डॉक्टर अजय शांति तो उपाध्याय, रखिए। इस तरह से आवाज होगी तो कहाँ कोई आंसर दे पाएगा अपना। डॉक्टर अजय अभी द्विवेदी जी ने एक बात बड़ी ही विश्लेषण किया। अभी द्विवेदी जी ने, मैं उनके बात से सहमत हूं कि जिस तरह से अभी पैसे की जरूरत है लोगों को, तो उसी से परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी और उसी से जो है कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का जो रूल्स है वो एस्टेब्लिश होगा और तभी इकोनॉमी जो है बूम करेगी और कहीं ना कहीं इससे सारे चक्र हमारे चलेंगे। सिंपल इकोनॉमिक्स है और इसमें कोई बड़े उसकी जरूरत नहीं है। द्विवेदी जी ने भी बात कही कि 500 रुपए आप दे रहे हैं, उससे क्या होगा। आप कम से कम 6,000-5,000 रुपए जो है, जो आप क्राइटेरिया तय कर रहे हैं उसके हिसाब से लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, एमएसएमई की जो बात है, 6.5 लाख लगभग एमएसएमई है जिसकी अब कमर टूट चुकी है। यदि सरकार उसको ईमानदारी से सहयोग नहीं करेगी और स्टिमुलस पैकेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनको डायरेक्ट लोन जो है और डायरेक्ट सिस्टम में कुछ राहत देनी होगी, क्योंकि उससे 13 करोड़ लोगों के रोजगार का प्रश्न है, वो रोजगार भी खत्म हो रहा है और वो सप्लाई और डिमांड के मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका इकोनॉमी में निभाते हैं। तीसरी बात, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेडी पट्टी वाले, ठेले वाले, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए भी सरकार को एक कार्य योजना बनानी चाहिए। 93% वर्क फोर्स इसमें काम कर रहा है। और आपने देखा है कैसे पैदल जाना पड़ा श्रमिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक। रहनुमा नहीं है। सरकार को इन मुद्दों पर काम करे और छोड़ दे, बाकी आरोप प्रत्यारोप छोड़ दे। जल्दी से काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत बता रहे हैं विपक्ष। देखिए, मैं कह रहा हूं, पहली चीज तो रेहड़ी पटरी वालों को शायद इन्हें पता नहीं कि रेहड़ी पटरी वालों को हर लोगों को 10,000 रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से रेहड़ी पटरी योजना के तहत में हर लोगों को अपने रोजगार को पुनः स्थापित करने के 10,000 रुपए दिया गया और लोगों ने लिया, उस सुविधा को लिया लोगों ने। दूसरी चीज यही तय करके बता दें कि कितना पैसा एक व्यक्ति को दिया जाए, जिस व्यक्ति को दिया जाए, कितना पैसा दिया जाए। अगर मध्यम वर्ग की बात करें, व्यवसायी वर्ग की बात करें, तो आखिर उसके डायरेक्ट बेनिफिट प्लान में आपको कितना पैसा देने से उसकी जिंदगी चल जाएगी। आंकड़े फाइलें में बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं उसके लेकिन धरातल पर उतरकर हकीकत जो सामने आती है वो काफी अलग होती है। अगर 135 करोड़ की जनसंख्या है, 135 करोड़ की जनसंख्या में क्या 1,000, 2,000, 5,000 रुपए दे देने से, ये देखिए राजनीति करने के लिए बहुत अच्छी बात है, विपक्ष में रहकर आरोप लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई राहुल जी क्या 5,000 और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को देखा नहीं है राहुल जी। 500 रुपए भारत में बैठे हुए हो गया जब जब जनता के मुद्दों पर बात करो तो राजनीति आपको समझ में आती है। 500 देश के भिखारी हैं क्या जिनको 500 रुपए? भारत महंगाई पता है, पेट्रोल डीजल के दाम पता है किस हद तक पहुंच चुके हैं, महंगाई प्रतिशत कहां तक पहुंच चुकी है। कम से कम 20 केजी अनाज जाता है महीने का, 20 केजी आप सरसों का 20 केजी अनाज जा रहा है, 2.5 लीटर तेल दे रहे हैं सरसों का एक महीने। कांग्रेस की नीति इतनी अच्छी होती, कांग्रेस की नीति इतनी अच्छी होती तो इतना गर्व देश थोड़ी होता। बात यहाँ पर कांग्रेस की नीति, बीजेपी की नीति की नहीं है सर, बात यहाँ पर इस समय संकट जो देश के सामने है बाकी पट्टी की नीति का लेकर है और मौजूदा सरकार आपकी है तो आप ही को तो नीति बनानी पड़ेगी, आप ही तो होने लगे। राहुल जी फाइनल कमेंट सर, समय की कमी, फाइनल कमेंट जल्दी से। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को, हर लोगों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई हैं और उनको उस नीति के तहत हर तरह की सुविधा दी जा रही है और उसका फायदा देश को मिल रहा है। हाँ, ये कोई नहीं झूठ बोलना का काम है, ये कोई कर रही है। ठीक है, सुन लेते हैं राहुल जी। आदमी को इससे बाहर निकलने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है और किसी एक के लिए नहीं है। आदमी तो सहयोग कर ही रहा है सर, भी सहयोग कर रहा है। राहुल जी और सरकार उपाध्याय जी मैं जवाब दे दूं राहुल जी की बात का, जो इनको बात बुरी लग गई 500 रुपए वाली, मैं उसका एक जवाब इनको बड़े आसान शब्दों में समझा देता हूँ। हम जितने 8 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 1 घंटे जो बहस की है, हम सबके घर का बिजली का बिल इतनी देर में 500 रुपए हो गया होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसलिए 500 रुपए से क्या होता है, जो आपको बात बुरी लगी वो अलग बात है। दूसरी चीज आप एक बात को समझिए, देखिए
ये समय वाकई में जो आपने कहा जनता के सब्र करने का, हर जनता अभी तक बिल्कुल सब्र किए हुए है बिल्कुल। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो एसबीआई जो सबसे बड़ा बैंक है आपके देश का, अगर वो कोई रिपोर्ट देता है तो आप उस पर आंखें नहीं मूंद सकते। आप इस बात को समझिए। वो एक चीज समझा भी रहा है, डरा भी रहा है, समझा भी रहा है कि भाई सुधर जाइए, अपनी आर्थिक नीतियां सुधार लीजिए। तो सरकार के लिए वाकई ये अलार्मिंग सब्जेक्ट है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के ऊपर फिर से विचार करे। क्या वाकई वो जो नीतियां बना रही है उसका फायदा एंड यूजर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए ठीक है सर, खेमका जी जल्दी से एक लाइन में फाइनल कमेंट, उसके बाद क्लोजिंग करनी है। की जो ये रिपोर्ट है, इससे हमारे को ये टेक लेना चाहिए, ठीक है, कि आने वाला समय कठिन हो सकता है, ठीक है, और हम सब जो अर्थशास्त्री और आर्थिक विषयों को हम जानते हैं वो कैसे अच्छी तरह से करे, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। प्रोफेसर विवेक सिंह फाइनल कमेंट जल्दी से सर। आपस में तू मैं से बच के प्रोफेसर विवेक सिंह जल्दी से निकाले एक लाइन में सर। जी जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा, जनता का सहयोग चाहिए। सारी समस्या की जड़ कोविड-19 है और जिस तरीके से हल्का सा कमी आ गई है, लोग पहाड़ों पर टहल रहे हैं, इससे कोरोना कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा और तीसरी लहर को फाइट करने के बराबर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आपको रोकते हुए मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार को समझना होगा कि लोगों को कर्ज नहीं राहत चाहिए, और लोगों को ये राहत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए करना होगा इंतजार, देखना होगा सरकार किस रोड मैप के साथ सामने आती है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।